दोस्तों जेई 2027 नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर ने एक क्वेश्चन पूछा है जो कि आपके सामने है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इसको खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं। दोस्तों एक रॉड है जिसका जो लेंथ है वो कैपिटल एल है और जिसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है रो। तो रो का मतलब हुआ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यानी कि अगर कभी आपको रेजिस्टेंस निकालना रहे किसी भी स्पेसिफिक लेंथ का, तो हम लेंथ को इधर लेके चले जाएंगे तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू एल। यानी रेजिस्टेंस निकालने के लिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ में लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ में लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो लेंथ लेंथ कैंसिल हो जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर? तो इस कॉन्सेप्ट का हम अभी यूज करेंगे, है ना। अब क्या किया है कि यहां से स्मॉल एल लेंथ की दूरी पे एक रॉड कनेक्ट किया है जिस रॉड का रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है। तो एक एंड को तो खैर इस रॉड पे रखा गया है और दूसरे एंड की अर्थिंग कर दी गई है। ठीक है, और इधर से भी एक सर्किट ऐसे बनाया गया है जिसमें यहाँ एक आमीटर है जो कि बिल्कुल आइडियल है, यानी इसका रेजिस्टेंस 0 होगा। और दोस्तों जितने सारे वायर्स नज़र आ रहे हैं किसी के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस जहाँ भी है सिर्फ रॉड्स में है। क्लियर? और फिर दोनों एंड्स के बीच में एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ई अप्लाई किया गया है। तो आपको मेनली ये बताना है कि आई और एल के बीच में या फिर वी और एल के बीच में क्या रिलेशन है। जो भी रिलेशन आएगा उसके हिसाब से आपको ग्राफ चूज करना है। तो दोस्तों आई कौन सा करंट है? वो करंट है जो आमीटर से होके गुजर रहा है। तो एक काम करते हैं, हम इस करंट को आई मान लेते हैं, है ना। और इस सर्किट को हम रीड्रॉ करते हैं अपने हिसाब से। तो दोस्तों सबसे पहले एक काम करते हैं, हम ना यहाँ पे एक सेल इमेजिन कर लेते हैं जिसका ईएमएफ या जिसका वोल्टेज ई है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे दोस्तों आमीटर था, आपको याद होगा, और इसको तो सीधा सीधा कनेक्ट किया गया। अब एक सिंपल सा सर्किट दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक के रेजिस्टेंस को अगर हम R1 कह दें, यहाँ से यहाँ तक के रेजिस्टेंस को R2 कह दें, और ये R तो खैर दिया ही है। तो सबसे पहले ये बताओ कि ये R1 होगा कितना। तो R1 जो होगा, मैंने बताया ना कि रेजिस्टेंस निकालने के लिए रो में लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों रो में यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ जो है वो एल है, तो एल से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो फिर से हम रो में लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रो को मल्टीप्लाई करोगे कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल से। क्लियर है दोस्तों? तो इसका मतलब हुआ इसका जो रेजिस्टेंस है वो रो इंटू एल है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो रो इंटू कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस एल दिया हुआ है। इधर से हम करंट आई मान रहे हैं, और एक काम करते हैं दोस्तों, हम यहाँ का जो करंट है इसको कुछ मान लेते हैं I1। ठीक है, इधर से करंट कुछ I1 जा रहा है और इधर से करंट कुछ I2 जा रहा है, और इसकी ग्राउंडिंग कर दी गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपको हो सकता है लेंदी और टफ लगे, लेकिन अगर हम हर स्टेप पे सिर्फ बेसिक्स पे ध्यान दें, हम बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट कि जिस पॉइंट की अर्थिंग की जाती है उसका पोटेंशियल हमको 0 मानना होता है। ठीक है, अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो दोस्तों यहाँ का भी पोटेंशियल 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और हम जानते हैं बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, अगर रेजिस्टेंस 0 तो दोस्तों वोल्टेज भी 0, और वोल्टेज का मतलब ही होता है पोटेंशियल का डिफरेंस। यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं आएगा। इसका मतलब जो पोटेंशियल इस पॉइंट का वही पोटेंशियल इस पॉइंट का। सिमिलरली जो पोटेंशियल इस पॉइंट का वही पोटेंशियल इस पॉइंट का। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। फिर यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ का पोटेंशियल तो 0 है, लेकिन यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? तो ये सेल आपसे कहता है कि मेरे ऊपर के साइड का पोटेंशियल जो होगा नीचे के साइड के पोटेंशियल से ई ज़्यादा होगा। ये वाला डंडा बड़ा है ना, यानी ऊपर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल कुछ ई हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में यहाँ का पोटेंशियल V दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल V दिया हुआ है। क्लियर है? वेरी गुड। तो हमको करना क्या है, हमको आई और इस एल के बीच का रिलेशन देखना है और भी और एल के बीच का रिलेशन देखना है। तो दोस्तों अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो देखो क्या है कि ये करंट I1, ये I2 और ये I, देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि आपको इस पॉइंट पे किरचॉफ्स करंट लॉ लगाना है, जो कि बहुत सिंपल होता है। वो कहता है कि जितना करंट आता है उतना ही करंट जाता है किसी भी पॉइंट पे। तो आने वाला करंट कितना है? I1 है, और दोस्तों जाने वाला करंट कितना है? तो इधर से I2 गया, इधर से I गया, तो ये बन जाएगा I2 प्लस I। ठीक है, अब करंट इज इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो दोस्तों ये जो I1 है वो इस वाले ब्रांच में है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? तो वोल्टेज का मतलब हुआ पोटेंशियल का डिफरेंस।
अब एक बात बताओ, इस पॉइंट का पोटेंशियल ई है, इस पॉइंट का पोटेंशियल वी है, तो डिफरेंस कितना आएगा? तो उसके लिए आप लिखेंगे हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ई हाई पोटेंशियल पे है कि वी हाई पोटेंशियल पे है, तो जवाब है ई हाई पोटेंशियल पे है, क्योंकि किसी भी रेजिस्टेंस में, किसी भी रजिस्टर से होके जो करंट फ्लो करता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। इसका मतलब हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ई माइनस वी और डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस हो गया रो इंटू एल, ठीक है, इज इक्वल्स टू आई टू कितना होगा? तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस विच इज वी ओनली, क्योंकि यहाँ का तो जीरो है, तो वी डिवाइडेड बाई, और रेजिस्टेंस आर है तो आप आर लिखेंगे, प्लस आई कितना होगा? तो दोस्तों आई इस पॉइंट और इस पॉइंट है ना, आई इसी ब्रांच में फ्लो कर रहा है, के बीच का वोल्टेज देख लो कितना है, तो यहाँ v है और यहाँ पे तो खैर जीरो है, तो मिला जुला के v माइनस जीरो तो जीरो ही, सॉरी v माइनस जीरो तो v ही होगा, और डिवाइडेड बाई हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेजिस्टेंस देखेंगे, तो रेजिस्टेंस तो इतना ही है ना, रो इंटू कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। इज इट क्लियर? तो हमने तीन बेसिक कॉन्सेप्ट लगाए। पहला ये कि जिस पॉइंट की अर्थिंग की जाती है उसका पोटेंशियल जीरो माना जाता है, और अगर रास्ते में रेजिस्टेंस ना मिले तो पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट किरचॉफ्स करंट लॉ, और चौथा कॉन्सेप्ट करंट लिखा जाता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करके। अब यहाँ से हम कोशिश करते हैं कि हम v की वैल्यू निकालें। तो दोस्तों एक काम करो यार, तुम यहाँ से ना इसको ऐसे लिखो, e डिवाइडेड बाई रो एल माइनस वी डिवाइडेड बाई रो एल। हम चाहें तो रो एल को दोनों टर्म्स के नीचे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर प्लस वी डिवाइडेड बाई रो कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। क्लियर है दोस्तों? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अपना सारा v एक साइड में हम लेके जाते हैं, तो इसको इधर लेके चले जाते हैं और v को हम कॉमन ले लेंगे। तो दोस्तों v को कॉमन ले लोगे तो ये टर्म उधर जाके पॉजिटिव बनेगा, तो 1 अपॉन रो इंटू एल प्लस इसमें बचेगा 1 अपॉन आर, और दोस्तों इसमें बचेगा 1 अपॉन रो एल माइनस एल। क्लियर है? इज इक्वल्स टू इस साइड में क्या बच रहा है? तो इस साइड में बच रहा है e डिवाइडेड बाई रो इंटू एल। क्लियर है? अब ना v की वैल्यू निकालो, तो v कितना हो जाएगा? इस पूरे टर्म को नीचे लेके चले जाओ, तो e डिवाइडेड बाई रो इंटू एल तो रहेगा ही, 1 अपॉन रो एल प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन रो कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, ऐसा करके कुछ आया। अब देखो यार, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा रिश्ता हमको दिख रहा है v और l के बीच में, क्योंकि इस रो एल को अंदर भी भेजोगे, भेज ही लो, रो एल को अंदर भेज लो दोस्तों, ठीक है। तो अंदर भेज लोगे तो रो एल से रो एल कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट 1 बचेगा, प्लस रो एल डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा, और रो एल जब यहाँ जाएगा तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बस स्मॉल एल बचेगा और नीचे में बचेगा कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। ठीक है, रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन देखो क्या है कि हमको ना करना यह है कि इस वाले ब्रांच को यहाँ से ऐसे करके लेके जाना है, ठीक है। यानी इस एल की वैल्यू को लगातार बढ़ाते जाना है। ग्राफ यही कह रहा है कि आपको एल को लगातार बढ़ाते जाना है, और तब चेक करना है कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा उसके साथ क्या होता है। तो दोस्तों एक बात कंफर्म है कि अगर हम एक काम करते हैं, हम लोग यहीं पे आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमको इस ब्रांच को इधर लेके जाना है और पता करना है कि v और ये जो लेंथ l है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ l था ना, इसके बीच में क्या रिलेशन आता है। तो पहली बात तो यह है कि यार यहाँ का पोटेंशियल अगर E है तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे पोटेंशियल कम होता जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाना है। तो अगर यहाँ का 10 वोल्ट है तो जाहिर सी बात है यहाँ का कुछ 8 वोल्ट होगा, 5 वोल्ट होगा, 3 वोल्ट होगा, 2 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा और 0 वोल्ट होगा। कंफर्म है? तो इतना तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे L बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल को कम होना है, जबकि इस वाले ग्राफ में हमको दिख रहा है कि पोटेंशियल लगातार बढ़ रहा है। यानी ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, वोल्टेज वर्सेस L के बीच का ग्राफ ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लगातार कम हो रहा है। लेकिन रुको एक सेकेंड, यहाँ पे हमको ये भी चेक करना होगा कि क्या वोल्टेज और L के बीच का जो रिश्ता है वो लीनियर है, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टाइप का है ना? तो बिल्कुल भी नहीं है। v इज इक्वल टू समथिंग L और प्लस समथिंग, इस टाइप का आता है जिसमें ये वाला चीज नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है। बोलो दोस्तों, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर हम इसको कंपेयर करें तो इस टाइप का कुछ आना चाहिए था। यहाँ पे v इज इक्वल टू माइनस हाथी L प्लस कुछ घोड़ा टाइप का होना चाहिए था। ऐसा कुछ भी यहाँ हमको दिखाई नहीं दे रहा है। यानी एक बात कंफर्म हो गई कि ठीक है, L के बढ़ने से v कम तो होगा लेकिन लीनियरली कम नहीं होगा।
लीनियरली कम नहीं होगा का मतलब अब ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब होगा कि हमको इन्हीं दोनों में से चेक करना होगा। क्लियर है? वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे कि करंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों करंट निकालना किस ब्रांच का है? तो जाहिर सी बात है करंट हमको इस ब्रांच का निकालना है, मतलब इस वाले ब्रांच का निकालना है ना। तो करंट होता है वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक का, जहाँ तक का भी देख लो, वोल्टेज तो खैर वी है ना, और रेजिस्टेंस कितना है? तो रेजिस्टेंस है रो एल माइनस एल। ठीक है, क्लियर। लेकिन ध्यान से देखो दोस्तों, तो हमको ग्राफ हमको आई वर्सेस एल का नहीं, 1 अपॉन आई वर्सेस एल का बनाना है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहां से लिख लेते हैं 1 अपॉन आई। ठीक है, 1 अपॉन, ठीक है 1 अपॉन आई, है ना। 1 अपॉन आई का मतलब क्या हुआ? 1 अपॉन आई का मतलब हुआ कि आपको इसको ना पलटना पड़ेगा। तो अगर आप इसको पलट देंगे तो ये बन जाएगा रो कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, और डिवाइडेड बाई दोस्तों वी की जगह पे हमको ये लिखना होगा। ठीक है, यानी कि ई डिवाइडेड बाई, और ये सारा लंबा चौड़ा टर्म जो भी है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, रो एल डिवाइडेड बाई आर प्लस एल डिवाइडेड बाई एल माइनस एल। ठीक है, अब क्या है कि ये नीचे वाला टर्म जो है ऊपर चला जाएगा, आप जानते हैं। तो अल्टीमेटली देखिए आपको 1 अपॉन आई कितना मिल रहा है? तो ये मिल रहा है रो एल माइनस एल, ठीक है, और 1 प्लस रो इंटू एल डिवाइडेड बाई आर प्लस एल डिवाइडेड बाई एल माइनस एल। ठीक है, और नीचे में ये ई है तो ई भी रहेगा। वेरी गुड। अब एक काम करो, काम ये करो कि इसको ना अंदर लेके चले जाओ। तो दोस्तों मैं एक नए पेज पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो 1 अपॉन आई कितना आ रहा है? तो एक काम करते हैं, रो बाई ई को हम बाहर ही रहने देते हैं, और उसको अगर हम अंदर लेके चले जाएं तो ये बन जाएगा एल माइनस एल। ठीक है, प्लस अब इस वाले टर्म में भी एल माइनस एल से मल्टीप्लाई होगा, तो रो और एल पहले से था, एल माइनस एल आया, और नीचे में क्या था? आर था। ठीक है, नीचे में आर था। यहाँ पे अगर हम इस एल माइनस एल को इसके पास लेके जाएं तो दोस्तों इस एल माइनस एल से ये कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपको सिर्फ एल मिलेगा। ठीक है, अब देखो क्या है, इसमें भी ये माइनस एल और ये प्लस एल कैंसिल हो गया। ठीक है, वेरी गुड। तो 1 अपॉन आई आपको निकालना है ना। तो एक काम ये करो, रो अपॉन ई को रहने दो, और यहाँ तो सिर्फ एल बच रहा है, प्लस इसको भी अंदर भेज दो। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? रो स्मॉल एल कैपिटल एल डिवाइडेड बाई आर, है ना, और फिर अंदर भेजोगे तो माइनस रो स्मॉल एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ऐसा कुछ आया। अब इसको भी आप अंदर भेज देते हैं अगर, तो 1 अपॉन आई इज इक्वल टू आ रहा है, एक काम करते हैं, इस एल स्क्वायर वाले टर्म को हम पहले लिखते हैं, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस रो स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आर, है ना, और इंटू एल स्क्वायर, ऐसा करके कुछ आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग एक साथ रखते हैं, फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा रो स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई आर, है ना, नहीं नीचे में ई भी रहेगा, अरे इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ से हमको मिलता है एल, और प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा रो एल डिवाइडेड बाई ई। क्लियर है? अब दोस्तों ध्यान से समझना, आपको ग्राफ किसके किसके बीच का बनाना था? आपको ग्राफ बनाना था 1 अपॉन आई वर्सेस 1 अपॉन आई वर्सेस स्मॉल एल का बनाना था। तो ध्यान से देखना, ये कुछ लिखा हुआ है 1 अपॉन आई, तो इसको अगर हम कुछ वाई समझ ले, क्योंकि वाई एक्सिस पे ही तो 1 अपॉन आई रखना है, इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ये कुछ ए टाइप की चीज है, ए, है ना, और एल को हम एक्स समझ लें, तो ये माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी टाइप का कुछ आ रहा है। और आप जानते हैं कि ये जो इक्वेशन होता है इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और इसका ग्राफ जो बनता है वो पैराबोला बनता है। क्लियर है? और पैराबोला कैसा होगा? एक होता है अपवर्ड पैराबोला, ऐसा होता है, और एक होता है दोस्तों डाउनवर्ड पैराबोला। तो कैसा पैराबोला होगा? तो वो डिसाइड करता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो जाहिर सी बात है यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ हम देख सकते हैं कि 1 अपॉन आई वर्सेस एल का डाउनवर्ड पैराबोला वाला कर्व कौन है? तो जाहिर सी बात है ये है, इसका मतलब यही वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है,